पाकिस्तानियों के वही मसले हैं यार, रोटी कपड़ा और मकान। अब बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब तो आप चलाएंगे ना कोई नेगेटिव बात, उसके बाद कहाँ पे होंगे आप? ठीक है, मैं तो खुल के बात करूंगा, मैं बोलूँ ना यहाँ पे कोई ज्यादा सच, मैं कहाँ पे होऊंगा? आप लिखे ना ज्यादा सच, आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आज़ादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आज़ादी है, ना आज़ाद कश्मीर में आज़ादी है। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, वो हमसे आगे जा रहे हैं। सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया, इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, ये आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है, मैं भाइयों से नहीं करूंगा। भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला। आप एनर्जी क्राइसिस, आप बिल बिजली का पूरा करके देख लें, आप अपने जो उसके ऊपर जो आपका मुनाफा आ रहा है, बचत आ रही है, बाकी सारा कुछ निकाल के उसके अंदर आप बिल बिजली पूरा, कोई मुझे ये ऑन कैमरा ये साबित कर दे अपनी कंपनी में कि वो बिल बिजली पूरा कर सकता है, कॉस्ट पूरा कर सकता है, वो अपनी होता ही नहीं है। देखिए जी, मुतनाज़ बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफ़ा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है, तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना, वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फरीक है, देखिए जगह मेरी है, तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? आपके घर का मैं फैसला कर सकता हूँ, आपके भाइयों का, आपकी फैमिली का मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, अगर दबा दिए जाते हैं तो आप भी तो इधर चौक पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई इशू आया? सर, हमने हर वो रियासत का अरबा फेस किए, हमारे ऊपर 688 जैसे दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग शदीद जख्मी हुए, हमारे लोगों के ऊपर इस वक्त भी हमारे लोग रोज अदालतों में अपने केसेस के डिफेंस के लिए वहाँ पे जाते हैं, और हमारे ऊपर केसेस हैं। ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुर्म क्या था? जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। जी तो दोस्तों, इस टाइम हम कश्मीर मुजफ्फराबाद के लाल चौक में मौजूद हैं, और ये पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि अगर कश्मीर की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो बिजली ज़्यादातर कश्मीर से पैदावार उसकी ज़्यादा है, और उसके बाद वो इस्लामाबाद, पिंडी या पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ में जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे आगे बड़ी हैरत हुई है कि जिस कश्मीर से बिजली बन के पाकिस्तान में जाती है, उसी कश्मीर में बिजली को लेके, बिजली के रेट्स को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है लाल चौक पे। अगर कैमरामैन दिखाएं, बाकायदा तौर पे बिजली के बिल रखे गए हैं, और बिल के साथ साथ मतलब जिस तरीके से उसके ऊपर जंजीर रखी गई है। पूछेंगे जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मकसद क्या है और उनकी डिमांड्स क्या है। इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? आजाद कश्मीर को एक रोल मॉडल खिता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर आजाद कश्मीर का जो बजट है वो उसको बर वक्त दे दे। शहबाज शरीफ वहाँ बैठ के गालियां गिनता है इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए। वो पहले कहता था इमरान चोर है, मैं कहता हूँ शहबाज चोर है। उसने 300 रुपए से घी इस वक्त 1100 रुपए पर लगा दिया, आटा नापैद कर दिया, मुर्गी खाने पर लोगों ने उनको ज़बह कर दिया। किसी का गरीब बच्चा कहता है मैं मुर्गी बोटी खाऊं, वो उसका शहबाज शरीफ का और उसके चोरों का सिर खाएगा, क्या खाएगा? वो इधर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग है, ये सामने आप देखें, बिल्डिंग की हालत आप देखें, बिल्डिंग को अगर थोड़ा सा ये देख लें आपके सामने। अब ये हमारी मेन बाजार की बिल्डिंग है। पेट्रोल हम 272 रुपये लीटर ले रहे हैं, और इसमें कुछ हमें फायदा और बचत नहीं आ रही, और जिस सवारी के साथ भी बातचीत करते हैं सवारी भी किराया नहीं दे रही। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, सियासी ठगों की, चोरों की वजह से इन चोरों ने आवाम को जबा करके रख दिया। पूरे मुल्क में इतना दिवालिया हो चुका है। मुझे यकीन है
मैं ये उस वक्त से कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाला बजट जो है जून का बजट, उसके बाद पाकिस्तानी और ये तमाम लोग जो हैं ये भागकर मुल्क छोड़ जाएंगे। सर रेट बताए क्या चल रहे हैं यहाँ पे? गोश्त का रेट, घी का रेट, आटे का क्या रेट? और मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। वो अवाम का खून चूस रहे इस वक्त, मतलब है ना प्याज का क्या पोजीशन है, आटा जो है आटा मतलब मिल ही नहीं रहा। उस तो बाद फाइन आटा जो है मतलब वो 5,000 रुपए मतलब है ना गुथी पड़ गई है, मिलकर 1300 रुपए में 2100 में बिकता है मतलब और उस तो बाद अंदाजा बताया जी। एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे आटे का चल रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो साथ साथ आटे की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और अवाम इंतहा दर्जे की मुश्किलात में पड़ चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए बहुत सारी तकालीफ उठानी पड़ रही है। फॉरेन रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो मौजूदा टाइम के अंदर आपको पता पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? रिजर्व कंपैरिजन नहीं है सर। हमारे लोगों को बस इतना पता है कि पाकिस्तान जोन सा है वो अल्लाह के हवाले चल रहा है। अगर पाकिस्तान 27 अगस्त को बना है तो 27 रमज़ान को बना है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बदकर डालनी है और इसको अल्लाह ताला नहीं चलाना है। हम लोगों का कोई काम नहीं है इस चीज़ के अंदर। और इस तरह की पाकिस्तानों की मैंटेलिटी है। सबसे पहले तो लोगों की मैंटेलिटी बनानी होती है। गवर्नमेंट ने क्या मैंटेलिटी बनाई है? कोई मैंटेलिटी नहीं बनाई। वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है इंडिया का? इंडिया का IIT का आपको पता है दुनिया में 3रा नंबर टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। अगर आपको IAS के बारे में देखें तो इंडिया का IAS टफेस्ट 2रे नंबर पे एग्जाम है, पहले नंबर पे चाइना का आता है। अगर हम CSS की बात करें, हमारे CSS के लोगों की मैंटेलिटी क्या है कि वो एक प्लास्टिक की बोतल को कहते हैं कि जी इस तरह इससे बम बनता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल से कौन सा बम बनता है? बम तो बनता है शीशे की बोतल से। जिस CSS लेवल की मैंटेलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया के IAS की और CSS की मैंटेलिटी के अंदर मैं डिफरेंस आपको बताऊँ ना, इंडिया में 10 लाख लोग जो उनसे IAS का एग्जाम देते हैं, उन 10 लाख के अंदर से सिर्फ 1,000 बंदा IAS के लिए सिलेक्ट होता है। पाकिस्तान में 1 लाख बंदा या 1.5 लाख बंदा CSS के लिए देता है, उनमें से तकरीबन 200 बंदा जो उनसे सिलेक्ट होता है। एवरेज देखें तो हम वही है, एवरेज वही है, मतलब 0.1% या 1% या 0.2%, इसी तरह की एवरेज कुछ निकल रही है। मेरा मैथ थोड़ा सा हमेशा वीक है, हिसाब के मामले में हमेशा कम ही रहा हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन उनका IAS जोन से है ना, वो फिर भी उसका IQ लेवल हमसे ऊपर है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि कराची के अंदर CSS के एग्जाम्स के अंदर नकल करते हुए पकड़े गए। अभी आप बताएं, जहाँ लोगों को एजुकेशन के मामले में ये सारे इस तरह से आप लेकर चल रहे हैं एजुकेशन को, वहाँ आप क्या बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की? अव्वल बात तो ये है कि लोगों को फॉरेन रिजर्व के बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है। फॉरेन कपड़ा और मकान चाहिए सबको, सिर्फ अपने इंटरनल मैटर्स का भी नहीं बल्कि अपनी बस घर के किचन की भी थोड़ी बहुत। यार घर के किचन को भी छोड़ो, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि होम इकोनॉमिक्स क्या होती है। होम इकोनॉमिक्स क्या होती है, सीधी सी बात है। तो आप फॉरेन रिजर्व कंट्री की इकोनॉमिक्स को आप किस तरह से लोगों को, ना हम उनको समझा सकते हैं ना वो समझने वाले हैं। दरअसल आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एक बंदा इकोनॉमिक्स का उसने मास्टर कर रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने पूछ लिया कि यार इकोनॉमिक्स कौन सा है किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है उसकी अगर एक्सपोर्ट करते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट करने से कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होती है, तो क्या तरीका है कि इंपोर्ट करके कंपनी, पाकिस्तान तो इंपोर्ट ही करता है, अब इसके पास कोई हल नहीं है, क्या इंपोर्ट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर की जा सकती है? वो इकोनॉमिस्ट है, वो इसका आंसर दे। अगर इसी चीज़ का मतलब अगर ये प्रॉब्लम ही है तो प्रॉब्लम का सलूशन वो इसके अंदर से क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, यहाँ पर फॉरेन रिजर्व के बारे में हमने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत वेल था, बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, कर्जा अदा करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जिस मुल्क से हम अलहदगी ली, हमने कहा कि भाई नस्ल और कौम अलग है, हम मुसलमान हैं, इसको पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया और क़यामत तक ये रहेगा। और ये बात 71 में साबित होगी कि भाई अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा, दुनिया बज़रिए मुशक्क़त है, आपको जब तक मुशक्क़त करते रहेंगे आपको वो फल मिलता रहेगा, आप तरक्की भी करते रहेंगे। इसका खासा सबूत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, तबलीग की, तो इस्लाम हम तक पहुँचा। हम आज क्या कर रहे हैं? मैं आपको ना एक शेर सुनाना चाहता हूँ। क्या हाल बताऊं उस शख्स का जो वज़ारत उज़्मा पर बैठे हैं, वज़ीर आते हैं, मशीर आते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, देना पड़ जाए इंटरव्यू किसी बड़े चैनल को, सवाल कुछ पूछे जाते हैं, जवाब कुछ दिए जाते हैं, गलती से आ जाए वफद बैरून मुल्क से कोई, कैसे पिलाएं अंग्रेज़ी चाय, डॉलर तो सब बाहर पड़े हैं, ना खाने को कुछ है ना ही खिलाने को कुछ, कैसे चुप कराए उन ज़मानों को जो कहती थी कभी ज़माने भर से
खाते हैं तो लगाते भी हैं। बिल्कुल सही कहा। ये वाह वाह क्या बात है यार। और एक छोटी सी एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि कैसे ले एक्शन किसी मुजरिम के जुर्म पर, सवाल आज आके सब खुद पे ही खड़े होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का ये सारी तरीक़ेकार हैं जो आज हमारे जो भी हालात हैं। ये आपने सारी बातें हमारे बारे में की। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो उनकी मैशत कैसे इतनी स्टेबल होगी, कैसे उनकी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है? आपने अब तक की इंटरव्यू में पहला सवाल जो मुझे मज़े का लगा है वो पूछा है कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे स्टेबल हुई। आपको डेमोक्रेसी का मतलब आता है? आपको लगता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? अभी जो इलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के, आपको पता है कैंटोनमेंट कितने हैं पूरे इंडिया के अंदर? 38। पाकिस्तान के अंदर पता है कितने हैं? 58। पाकिस्तान कितना है? इंडिया से 7 गुना छोटा है। इंडिया कितना है? पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। पाकिस्तान अगर 7 गुना छोटा है तो इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। मैं ज़रा थोड़ा सा हिसाब के मामले में हमेशा वीक ही रहा हूँ, लेकिन बाद में ये कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये असल डिफरेंस यहाँ आ रहा है डेमोक्रेसी और कैंटोनमेंट के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर भी कोई गौतम अडानी, अंबानी, रतन टाटा क्यों नहीं बने? हाँ, हमारे यहाँ भी गौतम अडानी और रतन टाटा क्यों नहीं बने? ये भी सवाल बड़ा मजे का यार, वैसे बड़ा मजे का सवाल किया। गौतम अडानी और रतन टाटा हमारे यहाँ क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे यहाँ मलक रियाज ने बनना था, यहाँ हमारे DHA ने बनना था, यहाँ हमारे बहरिया टाउन ने बनना था। आप मुझे एक बात बताएं, अपनी ज़मीन को महंगे से महंगे दाम पे बेच के कोई प्रोडक्शन नहीं आपने करनी। आपका कंट्री जोन सा है उसकी ज़मीन की वैल्यू नेशनल लेवल पर तो बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे वो गिरती जा रही है। आप इधर बहरिया टाउन की वैल्यू बढ़ाई जा रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। क्या अडानी इस कामों में पड़ा है? उसे टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लेकर आ रहा है। आपकी अपनी कोई गाड़ी की ब्रांड क्यों नहीं है? पहले तो ये बताएं। एक भी नहीं है, एक गाड़ी का ब्रांड भी नहीं है। आपका कोई गाड़ी का ब्रांड नहीं है। 76 साल हो गए के अंदर, अब टेक्नोलॉजी के अंदर आपका कोई ब्रांड नहीं है। अब इंडिया में अंबानी की शादी हुई है, टेक जायंट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ कि अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर टेक जायंट्स आए हैं। अब पाकिस्तानी अगर हम देखें, अब इन्होंने क्या किया है कि ये पाकिस्तान में कह रहे थे कि सोशल मीडिया बैन करने की तरफ बात करनी है। अब मैं इधर एक बात करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया बैन करने की जानिब मैं इनको ये बात करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं जानता हूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया बैन करने से यूट्यूबर्स का नुकसान होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल हर कंपनी कर रही है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुल्क को नुकसान हो सकता है। मैं जानता हूँ सबसे बड़ा मुल्क के अंदर कौन रोल प्ले करते हैं, आपको पता है? टिकटॉकर्स। इकोनॉमी के अंदर टिकटॉकर्स का कितना बड़ा नुकसान होगा। मुझे पता है आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता, कम से कम यार चोरों के लिए तो सोच लें। आपको पता है वो गरीब चोर जो लोगों का पर्स चोरी करके, या वो गरीब चोर जो सा लोगों के साथ टिकीती करके गुजारा कर रहे हैं, अपना पेट फाड़ रहे हैं। जब वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, मोबाइल्स नहीं होंगे तो लोग जो है वो चोरी करके क्या करेंगे यार वो बेचारे। एक्चुअली बात तो ये है ना। तो आप लोग उन चोरों की हमेशा एक परंपरा रही है पाकिस्तान के अंदर कि इनको हमेशा से एक आला मकाम दिया गया, ठीक है? तो हमें इनके लिए जो सोच लेना चाहिए था, आवाम के लिए तो आपने कभी सोचा नहीं। अब आप चोरों के पीछे भी पड़ गए। क्या मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का आने वाले टाइम्स के अंदर? जो सिचुएशन मौजूदा टाइम की चल रही है, कश्मीर को जिस तरह से उन्होंने डेवलप कर दिया, कश्मीर की बातें तो करते हैं, कश्मीर लेंगे उनसे, भाई कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर रहे। उन्होंने ट्रेन के साथ जोड़ दिया, 370 के आर्टिकल के बाद एप्पल स्टोर दे दिया, सबसे ऊंची ब्रिज बना दी और दुनिया हैरान है। टूरिज्म अगर बात करेंगे 10 सालों की, पिछले 10 सालों की, इतने पाकिस्तान में नहीं आए 10 सालों में, 1 साल में इंडिया के कश्मीर में इतने चलेंगे। जो आप कर रहे हैं ना बात टूरिज्म की, तो अगर हम 2021 की रिपोर्ट उठा के देखें ना, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टूरिज्म हुआ था। KPK के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था टूरिज्म के ऊपर ही। लेकिन ये चूँकि अब दोबारा वही गवर्नमेंट्स, वही कमज़ोर गवर्नमेंट्स कोई वो अपनी पॉलिसी नहीं लेकर आ सकती। अगर लेती भी है दुनिया उसको सीरियस नहीं लेगी। टूरिज्म कैसे आपका जो है वो एक्सपेंड करेगा? कर ही नहीं सकता इस मामले में। यार एक सवाल यहाँ पर लास्ट पूछना चाहूँगा, हमें अभी तक फेसबुक को पाकिस्तान में लेकर नहीं आ सके मोनेटाइजेशन को। उधर देखे मार्क ज़करबर्ग उनकी शादियों में जा रहा, बिल गेट्स उनकी शादियों में जा रहा और जाके वहाँ पर अय्याशियाँ हो रही हैं। कैसे कोई बिल गेट्स कोई बंदा है यार? मुझे बताओ, बिल गेट्स कोई इंसान है? कोई क्या इंसान है यार? वो उसने कौन सा जन्नत में जाना है? बात तो ये है ना। एक्चुअली जन्नत तो हम में जाएंगे। जन्नत में तो हमने नहीं, जन्नत में हमने भी नहीं जाना। जन्नत में बिल गेट्स ने भी नहीं जाना, अंबानी ने भी जाना। जन्नत में माँ सफदर ने जाना है। जन्नत के अंदर कमल आफ्ताब ने जाना है। हमारे टिकटॉकर्स की आपने शादियाँ नहीं देखी? क्या अंबानी से कम है? कम है? आप मुझे बताएं, अंबानी से कम है इनकी शादियाँ? इनका शो ऑफ अंबानियों से भी ज़्यादा है। इतना अंबानी शो ऑफ नहीं शायद करता जितना, या उसने किया शो ऑफ जितना हमारे टिकटॉकर्स करते हैं। तो इन्होंने तो जन्नत में भी जाना है। सर, आज इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है
10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो एयरपोर्ट्स हैं या जो अपना हवाई सफ़र है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ़्लाइट्स हैं ना वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। सबसे पहले तो इंडिया सुधार दें। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनाग्रेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स न्यू 15 एयरपोर्ट्स 12 टर्मिनल 15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनाग्रेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज़ हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद एक चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसका जो अपना एयरपोर्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं, वो उससे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसके बाहर उन्होंने बना दिया है सिटी से। रावलपिंडी का भी करीब वो नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले रोड्स और एयरपोर्ट्स और ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद और पिंडी के अराउंड या किसी भी मेन सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट है उसके अराउंड जितने भी 5, 8, 9 सिटीज़ हैं उनमें एयरपोर्ट ही कोई नहीं है। हमारे अगर जनूबी पंजाब में मुल्तान में एयरपोर्ट है तो उसके करीब किसी भी शहर में एयरपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे एयरपोर्ट के एविएशन से रिलेटेड इतनी हमारा हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, सिचुएशन में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि PIA के पास एक दौर था कि PIA ने एमिरेट्स को दुबई जो दुनिया की मेरा ख्याल है 3rd लार्जेस्ट जो है इस वक्त जिनके पास प्लेन्स हैं वो दुबई है, एमिरेट्स एयरवेज़ के पास हैं। तो हमने एमिरेट्स को स्टार्ट करवाया था, PIA ने उनको जाके अपने प्लेन्स दिए थे। आज एमिरेट्स दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्लेन रखने वाली वो एयरवेज़ कंपनी है। ठीक है, हमारा हाल ये है कि आज हमारे पास 32 प्लेन हैं जिसमें से 14 ग्राउंडेड है जो हमारे जिनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं चल रहे, कुछ के मतलब उनके रिपेयरिंग के काम हैं जो भी होते हैं। ये चीज़ें हमारे पास 32 में से 14 वो निकालने 18 एयरप्लेन पे पूरा पाकिस्तान 26 करोड़ आवाम का मुल्क सिर्फ 14 अपने सरकारी जो प्लेन वो लेके चल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट तो शाहीन भी है, ये भी है। जब हमने PIA ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1946 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1946 में इन्होंने उसके बाद 1946 में ये ओरिएंट एयरवेज थी, फिर 1955 में PIA 46 मतलब पाकिस्तान बनने से पहले ओरिएंट एयरवेज था। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना तो 1955 में इन्होंने इसको पाकिस्तान एयरवेज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज कर दिया। PIA की आप बात करें तो हमने देखा है कि PIA में आम पाकिस्तानी सफ़र नहीं करता, अगर सफ़र करते हैं तो सारे सफ़र में दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह खैरियत से बस पहुंच जाएं। मैंने आपको अभी बताया ना कि किसी भी मुल्क को अगर हमने उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके अंदर सेहत को फ़रोग देना है तो ये चीज़ें बेसिक उसके अंदर होनी चाहिए। हमारी आज भी PIA के या जहाज़ों के बारे में कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में वही 3 पठानों वाला लतीफ़ा आता है कि जहाज़ में बैठे थे, एक ने कहा मैं ये फेंकूँगा तो वो जिन ने कहा मैं ये भी पकड़ के ले आऊँगा। हम आज भी जहाज़ के बारे में बात करते हैं तो वो पठान सिख और पंजाबी वाली मिसालें और मजाकें बनाते हैं। हमने अपने आप का ही मजाक बनाया हुआ है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया अपने मुल्क को सुपर पावर अमेरिका के लेवल पे लेके आ रहा है, सुपर पावर चाइना के लेवल पे लेके आ रहे हैं, 15 एयरपोर्ट एक साथ इनॉग्रेट करना, सर ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान? मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि देखें इंडिया के साथ हमारा अभी करंटली कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ ये तकरीबन कल परसों हमारी हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इस सिचुएशन में नहीं है, इसकी चारों टांगें अपनी हैं ही नहीं। 2 पार्टियां मिल के हैं 6 महीने के अंदर ये यकीन माने आपस में ऐसे लड़ रहे होंगे कि जैसे ना वो चावल में बिरयानी की प्लेट में बोटी आ जाए तो आपस में सारे लड़ पड़ते हैं कि ये मेरी, वो हिसाब किताब है। अभी ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन करंटली जो सिचुएशन जा रही है, इंडिया ने बाईपास करना है चाइना को, इंडिया ने बाईपास करना है अमेरिका को। ठीक है, इंडिया करंटली देखें एक वो अमेरिका और चाइना एक पीक लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली उनकी तरफ जा रहा है। तो जो चीज़ वो अपने प्रोसेस को रोक के मतलब उन्होंने अपने साथ टैग लगा लिया कि हम जी डेवलप्ड पावर्स हैं, ये वैसे जा रहा है कि इन्होंने उस डेवलप्ड को भी नीचे करना है और इंडिया ने यकीनन करना है। इंडिया ने हमारे रावी को अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली इन्होंने रावी का पानी रोक दिया है।
इन्होंने हमें हर तरह से टक्कर देनी है, इन्होंने हमें घुटनों के बल करना है कि हम इनके सामने बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे। हम वो जंग करके या ये चीज़ें करके ऐसे किसी भी मामले से इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते करंटली। ये नहीं है कि मैं अपने आप मुल्क को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, हम भी बहुत सी चीज़ों में उनसे अच्छे हैं, लेकिन करंटली ये है कि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है। सर अभी आपने जगह कि वो हमें टेबल टॉक पे मजबूर कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ने जब वो निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे तब भी उन्होंने यूएई में बड़ी रिक्वेस्ट की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करवा लें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि हमें अपने जो पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे फॉर पाकिस्तानी सर्वाइवल? मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पता नहीं जलसे में कहा था कि उन्होंने कहा था ये अपनी मौत खुद मरेंगे, अपनी मौत खुद मरेंगे, और वो वाकई हम देख रहे हैं कि हम अपनी मौत मर रहे हैं। ठीक है, हम इंडिया हर तरीके से, इंडिया की एक कंपनी है टाटा, उसकी टाटा की अकेले की जीडीपी हम पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग आके एक बंदे की शादी में ऐसे नाच रहे हैं जैसे उनका अपना घर हो। वहाँ पर बिलियनियर्स ऐसे आ रहे होते हैं कि जैसे वो उनका अमेरिकन पिछले 7-8 सालों में अमेरिकन आए हैं, क्या नाम था, ट्रंप आया, जो बाइडन आके गया, G20 करवाया उन्होंने। जस्टिन ट्रूडो जिसको हैंडसम पीएम ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, उसने 7 दिन का पूरा फैमिली के साथ टूर इंडिया में करके वो गए हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट और हवाई सफ़र क्या कोई मिडिल क्लास पर्सन कर सकते हैं? पहली तो बात है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्होंने जो अभी जो आप किया वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन, क्या उसका नाम था, एयर ब्लू, वो भी अब ये प्राइवेटाइज करेंगे, एक ख़ास बंदे की जेब में पैसा जाएगा। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा बात कर रहा था कि जनाब इनका तो कोई इधर इंटरेस्ट है ही नहीं है ना, इनका तो सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये मेरा इंटरव्यू चलाएंगे ना? बिल्कुल चलाएंगे, आप सुबह देखिएगा। निगरान वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि 7-8 लाख बंदा, जो उस वक्त 7-8 लाख, अभी वो 13 लाख के करीब जो प्रोफेशनल हमारा चला गया है, कहते हैं कि चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होगा मुल्क में। ओ भाई, आप थोड़ी सी ना इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। ओ भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर हम किसी को कहें ना कि यार आप कोई अपना ज़ाती कारोबार शुरू करें, अपने आप को लिफ्ट अप करें, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम चमचा, एक जॉब क्या है मुझे बताएं, अपना ज़ाती कारोबार शुरू नहीं करती, क्योंकि हम वो फ़लाँ ब्रिगेडियर, फ़लाँ कर्नल, फलाने का हम चमचा बनने में ना। हमारी एजुकेशन भी तो क्लर्क ही पैदा करती है। ये कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग बिजनेस पढ़ते हैं, बताएं कितने लोगों ने अपनी कंपनियाँ खड़ी कर ली, बताएं। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एनर्जी क्राइसिस देखें, एक बंदा वो 30 लाख रुपए बिजनेस पे लगाता है, महीने बाद पता चलता है कि उसको 35 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये भी देखें ना कि आप जो मर्जी कर लें, आप एनर्जी क्राइसिस, आप बिल बिजली का पूरा करके देख लें, आप अपने जो उसके ऊपर जो आपका मुनाफा आ रहा है, बचत आ रही है, बाकी सारा कुछ निकाल के उसके अंदर आप बिल बिजली पूरा, कोई मुझे ये ऑन कैमरा ये साबित कर दे अपनी कंपनी में कि वो बिल बिजली पूरा कर सकता है, कॉस्ट पूरा कर सकता है, वो अपनी होता ही नहीं है। सर यहाँ के लोग बांग्लादेश जा चुके हैं, आपको पता है, फैसलाबाद का बिजनेस सारा बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। देखें, सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेसी, सबसे पहली बात है कि ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रही है डिक्टेटरशिप जो है वो अपना डंडे से फैसला करती है, और पाकिस्तान में जो हमने सवेद यूनियन की जंग में हम शामिल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जनाब अमेरिका के जंग के अंदर हम अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट शामिल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर और अपने अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी जो सिक्योरिटी क्राइसिस रहे हैं और टेररिज्म प्रमोट हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आया। हमारे कितने स्टेप आप अंदाज़ा करें कि डिवीजनल लेवल पे या एक स्टेट लेवल पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई एक अच्छा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ फैसलाबाद, कराची, लाहौर से हट के मुझे कोई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ दिखा दें। ठीक है, दिखाएं मुझे, बताएं। सर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया, इसके साथ साथ 12 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया। सबसे पहले बताएं कि 15 शहबाज शरीफ साहब बुरे वाला, मैं तब ग्रेजुएशन कर रहा था, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जो वादे किए हैं, जो उधर जाके वो वहाँ पे वादे किए थे कि जो फलां जगह भी पुल बन जाएगा, विहाड़ी मेडिकल कॉलेज बनाए, कहाँ से पैसा लाएंगे जनाब, बताएं ना, पैसा किधर से आ रहा है? पाकिस्तान में इन्वेस्टर है कोई? आपको आउटपुट मिलेगा? आपको IMF का कर्जा मिल जाए, बड़ी बात है, चलो IMF का कर्जा मिल जाए, फिलहाल जो है वो तनख्वाहें चल जाएंगी। लेकिन आज हम एयरपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो एक साथ 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया कश्मीर। एक जर्नलिस्ट हूँ,
सबसे पहले तो मैं इस चीज को देख के थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ से बिजली बन के मोस्टली पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बिजली की वजह से। क्या आप कहते हैं बिजली फ्री चाहिए, क्या कहते हैं बिजली सस्ती चाहिए, क्या आपकी डिमांड क्या है? नहीं सर, हमने फ्री की बात नहीं की, हमने सिर्फ ये बात की है कि हमें जो है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिजली जनरेट होकर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जा रही है, तो हमने ये मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से। अभी ये कह लें कि अभी हमने हुकूमत पाकिस्तान को बीच में नहीं लाया, लेकिन बिजली का इशू ऐसा है कि अब हुकूमत पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है कि हमने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें पैदावारी लागत पे बिजली दी जाए। जब हम हुकूमत से बात कर रहे हैं तो हुकूमत को वफाकी हुकूमत से ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि बिजली ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके नेशनल ग्रिड में बिजली सारी जाती है और वहीं से तकसीम होती है। बनती तो यहाँ पे है लेकिन जाती नेशनल ग्रिड के अंदर और वहाँ से इसने तकसीम होना होता है। तो हमारा मुतालबा ये है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, जो पूरे आज़ाद कश्मीर का एक सेटअप बना हुआ है कि हमें पैदावारी लागत में बिजली दी जाए। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा आपने बोला कि कश्मीर की गवर्नमेंट से आपका ये मुतालबा है या डिमांड है। आप, मैं अगर बिल्कुल ओपनली क्वेश्चन करूं तो आपको लगता है कि कश्मीर की गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कुछ तिनका भी हिला सकती है? ये एक मेरा सवाल है, आप इसे बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो हमारी इंटरनल बजट के अंदर आती हैं, कि उनकी कैलकुलेशन अगर की जाए कि बजट का इजाफा, बजट की कमी, तो वो हमारी अलग असेंबली है, हमारी एक अलग हैसियत है, एक अलग स्टेट है, पूरा एक सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, तो वो इन्हीं के डोमेन में आता है। लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं कि अगर हम इसको लेके जाएं यूएनओ रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो कुछ चीजें हमारी पाकिस्तान के अंडर आती हैं। अब ये जो बिजली आपकी गो कि ये वो सब्जेक्ट उनका नहीं है, लेकिन जाहिर बात है 76 सालों से निज़ाम ऐसा है कि तमाम बिजली जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से बिजली बनती है, तो वो एक जर्नल एक हब में जाती है। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर से भी जो बिजली बनती है वो पाकिस्तान की उसी नेशनल ग्रिड में जाती है। तो जब वहाँ से हम डिमांड करेंगे तो इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना बनता है। ठीक है सर, एक चीज़ जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान में खासतौर पे हम लाहौर से आए हैं, तो वहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो कश्मीर है, खासतौर पे आज़ाद कश्मीर की बात करें, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, एक ही पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट लेता है, यहाँ के लोग पाकिस्तान को बड़ा भाई या भाई तो जरूर समझते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान से लेते हैं। आप इसको अगर थोड़ा क्लियर करिएगा, क्या आप ये इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है या कश्मीर है? देखिए, जहाँ पे हम इमोशंस की बात करेंगे ना, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं जी, ठीक है, मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मेरे और आपका जो पाकिस्तानी नहीं, सुने मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इमोशन में जब बात करेंगे, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, कि मुझे पाकिस्तान से आगे, मुझे पाकिस्तानी अवाम से आगे कोई भी नहीं है। मुझे मरना कबूल है, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे अपना पाकिस्तान, मुझे अपनी पाकिस्तानी जो भाई हैं, मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मुझे उनसे आगे कोई नहीं है। ये तो इमोशंस आ गए। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, ठीक है, कि जो हमारे बड़ों ने, मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि हमारे वो हुक्मरान, वो चाहे किसी भी शक्ल में है, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो सियासी हैं या वो कोई भी हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें इंडिया के साथ बैठ के यूएनओ रेजोल्यूशन की शक्ल में तय की हुई हैं। जब हम उनको बोलेंगे तो वो चीज बड़ी थोड़ी सी जुमला अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत वही है कि मैं अगर वो ये है कि जब हम उसको कहते हैं कि वो ज़ेर इंतजाम हिंदुस्तान है, वो हिस्सा जो मकबूजा कश्मीर है, तो ये जो हिस्सा ये ज़ेर इंतजाम पाकिस्तान है, ये आपकी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन और ये कानूनी लैंग्वेज है इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक। लेकिन मैंने जो बताया ना कि जो हमारी इमोशंस हैं वो कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है सर, यहाँ पे बिजली का रेट क्या है सबसे पहले तो ये बताएं, फिर ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन कर पाएंगे पाकिस्तान में जो रेट है या इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ पे जो रेट है। सर अब इंडिया का आप करेंगे तो इंडिया तो बहुत कम रेट है। उसकी क्या रीजन है? मतलब समझ लें कि ये कश्मीर बॉर्डर के उस साइड पे भी कश्मीर, वहाँ पे कम रेट, यहाँ पे ज्यादा रेट, उसकी क्या रीजन क्या है? अब उसमें इंडिया का मैं ये कहूँगा ना कि वो अपना एक वहाँ तासर देना चाह रहा है, वो कश्मीरी अवाम को, वो कहते हैं ना लालच देने वाली बात। अच्छा। कि वो उनको ये तासर दे रहा है, भाई हमने तुम्हें बड़ी अयाशी में रखा हुआ है, हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं कि ये अपनी आजादी की बात ना। वहाँ पे पर यूनिट क्या है अंदाजन, अगर आपको हो जी ना? 2 रुपए 50 पैसे वहाँ पे और पाकिस्तानी 7-8 रुपए बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस वक्त तो लास्ट हमारा जो टैरिफ फ्रीज हुआ है, जो पाकिस्तानी कंपनीज जो बिल भेज रही हैं, यहाँ पे 3 कंपनी है, वो 30 प्लस है। अच्छा, वो 30 प्लस है, और कमर्शियल का 50 के अराउंड, 45, कमर्शियल 47 पे जा रहा है। अब गो कि हमारी ये तहरीक जब से स्टार्ट हुई, वो जो है टैरिफ है आपका फ्रीज हो चुका है, कि हमारा टैरिफ 47 पे कमर्शियल फ्रीज हो चुका है। पाकिस्तान में यही टैरिफ इस वक्त 72 से इंक्रीज कर चुका है। ठीक है सर, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो तहरीक आप कह रहे हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ मुजफ्फराबाद में ही लोग मौजूद हैं या मुख्तलिफ जो जितनी भी 10 अगर हम इजला की बात करें वहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? पूरे आज़ाद कश्मीर में पहली दफा
आजाद कश्मीर की अवाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है, वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म है। और वजह क्या है कि ये गैर सियासी, गैर नजरियाती और बगैर किसी झंडे के, बगैर पाकिस्तान को बुरा भला कहे, बगैर पाकिस्तानी अदारों को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे, सस्ती बिजली और अवामी हकूक की तहरीक है। अच्छा, सस्ता आटा भी बीच में? जी बिल्कुल। तो इधर आटे का क्या रेट चल रहा है? अभी हमें जो इस वक्त आटा मिल रहा है वो अगर हम सब्सिडाइज पे जाएं तो हमें 1500 या 1600 के दरमियान, 1600 रुपए का आप कह लें कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के 20 से 30 रुपए डालते हैं, 1600 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। सर, आपने बोला कि वहाँ पे इंडिया साइड पे बिजली बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान साइड, कश्मीर या पूरे पाकिस्तान की अगर बात कर लें, लेकिन आपने साथ ये बात की कि वो जो है ना वो कश्मीरियों को ये तासुर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ अच्छा एक सलूक रखे हुए हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, इस टाइम पूरी दुनिया में उस साइड का इमेज और इस साइड का इमेज, और खास तौर पे अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। आप मुझे इस और मुजफ्फराबाद में पिछले 20-22 साल से जो है इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात के साथ भी काम कर रहे हैं। आप सर, आप भी? मैं अखबार अभी न्यूज़ एजेंसी का मैनेजर हूँ, मुझे 45 साल हो गए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप भाईजान? एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, रोजनामा और साफ के साथ। अच्छा, यानी कि सारे न्यूज़ जर्नल। अच्छा, आप लोगों से बात करके ज़्यादा मुझे जो कश्मीर के जो मसले हैं, आप लोगों के मसले हैं कि आप लोगों को भी यहाँ पे क्या मसले आ रहे हैं आपके रोज़गार को लेके, या जो भी मसले आ रहे हैं वो आप लोग बताएं कि क्या इस तरह मुश्किलात आ रही है। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान के दिल लाहौर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो बड़ी खुशी हुई है। आप यहाँ पे हमारे मसाइल को जो है दुनिया के सामने पेश करने के लिए आए हैं, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जहाँ तक आप मसाइल की बात कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर एक ऐसा खिता है जहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारी माज़नियात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन जब उनके इस्तेमाल का वक्त आता है तो उस तरीके से वो उनको जो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को जो है ना उसका कोई उस तरह मिल सके। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती हैं, आटा, चावल, चीनी, घी, जो भी जो अशिया खुर्दोनोश हैं, वो पाकिस्तान से आती हैं। और पाकिस्तान के साथ जिस वक्त उनके रेट्स का जो तयन किया जाता है, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे आटे का चल रहा है, अब पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो साथ साथ आटे की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब आटा अगर हमें जो बुनियादी ज़रूरत है, वो पहाड़ों पे आपको पता है बर्फबारी यहाँ पे जो ही होती है, तो 7 से 8 महीने उन इलाकों में रास्ते ही नहीं खुल सकते, जिसकी वजह से ये बुनियादी ज़रूरत जो है वो हर हालत में ज़रूरत होती हैं। तो अब बुनियादी ज़रूरत आटा ही अगर मैसर ना हो, तो बाकी चीज़ों को हम आपको कैसे फिर कह सकते हैं कि ये जो है ये हमें मैसर हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लानी ही पाकिस्तान से हैं। तो यहाँ पे हमारी अपनी तो कोई वो है नहीं है कि हम यहाँ पे आटा पैदा कर सकते हो या कोई दालें पैदा कर सकते हो या कोई ऐसी चीज़ें। हाँ, हमारी जो वादी है नीलम है उसमें कुछ दालें हैं, इस तरह लीपा वैली है हमारे पास, उसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक वो सहूलियात ही मैसर नहीं है कि हम इन चीज़ों को जो है ना पैदा करके रियासत की कम अज़ कम ज़रूरत को पूरा कर सके। फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। फैसिलिटेट करने के लिए ज़ाहिर है यहाँ पे अदारे मौजूद हैं, हुकूमतें भी कोशिश करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत वफाक की जो है मरहूने मिन्नत होती है, तो जब तक वफाक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद हुकूमत को उस तरह बजट नहीं दिया जाता, उस तरह फंड्स नहीं दिए जाते, तो ये हम खुद कैसे ये सारा कुछ करते हैं। ये हुकूमत दो लफ्ज़ है, या तो हुकूमत सोई होती है या उसे बजट नहीं दिया जाता, तो ये क्या है? बजट नहीं दिया जा रहा, हुकूमत सोई हुई। देखें जी, हुकूमत बिल्कुल एक्टिव है, इससे पहले भी और आज की जो इस वक्त जो सरदार तनवीर अलियाज साहब है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर को एक रोल मॉडल खिता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर आज़ाद कश्मीर का जो बजट है वो उसको बर वक्त दे दे, तो इंशाअल्लाह ताला ये खिता पाकिस्तान की भी मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना सर, ये हमारा कश्मीर, अगर हम साथ वाले कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, उनको सारी फैसिलिटीज भी दी जा रही है। तो हमारे यहाँ हम सिर्फ नारे लगाते हैं, हमें भी चाहिए कि यहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं वो देने चाहिए। देखें जी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, आप शायद उसको समझें या ना समझें, दुनिया अच्छी तरह जानती है, ठीक है। मेरी आपके चैनल के तरफ से सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि आज़ाद खिता में जिसकी भी हुकूमत कायम हो, उसको एक तरफ रखते हुए उनके जो फंड्स हैं, उनका जो बजट है, उनको बर वक्त दे देना चाहिए। और अगर ये बर वक्त उनको उनका जो बजट है वो मिल जाए, तो ये हो ही नहीं सकता कि पिछले 76 साल गुजर गए हैं, तो आज भी अगर आप आके देखें, आप इधर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी
जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बिल्डिंग है, ये सामने आप देखें, बिल्डिंग की हालत आप देखें। बिल्डिंग को अगर थोड़ा सा आप दिखाना चाहें तो जी जी आप बात करें। ये देख लें आपके सामने। अब ये हमारी मेन बाजार की बिल्डिंग्स है, इनकी ये पोजीशन है। ये इसीलिए जो है कि जब हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिश होगी तो वो रियासत के ऊपर भी जो है वो कुछ लगाएगी, कुछ करेगी, तो फिर रियासत आगे जाएगी। अब हुकूमत जो है वो सियासत के साथ वाबस्ता होती है और सियासतदान जो है वो सिर्फ कश्मीर का नाम जो है उसको लेके आगे चलते रहते हैं। और ना तो तारीख आज़ादी कश्मीर आगे उस तरह बढ़ सकी, ना ही जो आज़ाद खिता है ये आज तक उस तरह तरक्की के मनाजिल तय कर सका जिस तरह इसको तरक्की करनी चाहिए। सर आप बताएं, आपके रोजगार में कोई मुश्किल? सर मेरे रोजगार में ये मुश्किल है कि जब अखबार कम कीमत में होती थी, यानी 2 रुपए 4 रुपए, उसको ये था कि सस्ताई थी। हर आदमी, मेरे जो जितने भी अखबार फरोश बंदे हैं वो आसानी से वो गुजारा औकात कर सकते थे। अब अखबार की कीमत भी, कागज़ की कीमत भी बढ़ चुकी है, तो अखबार की कीमत भी बढ़ चुकी है, कमीशन तो हमारा वही है। तो इसीलिए हमने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से ये अपील की थी कि अखबार फरोशों का भी कोई ख्याल रखे। उन्होंने 50 लाख रुपए का ऐलान किया, लेकिन वो ऐलान ही रहा है, अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इसके बाद जो मुश्किलात है, महंगाई तो बढ़ गई है, तो हम तो जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जितने बंदे भी काम कर रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा औकात कर रहे हैं जी। तो ये है कि जिस तरह एलवी साहब ने बात की है कि यहाँ की तामीर और तरक्की और खुशहाली, वो ये है कि जो इधर महकमा ज़राअत का बना हुआ है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि महकमा ज़राअत अगर यहाँ आज़ाद कश्मीर में इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इनको अगर आबाद किया जाए तो इंशाअल्लाह ये आज़ाद खिता खुद मुख्तियार बन सकता है। तो सर आप जर्नलिस्ट है, आप तो फिरते रहते हो, अगर यहाँ पे सियाहत आए, यहाँ पे अच्छे मकामत बना जाए, इतनी खूबसूरत जगह, तो यहाँ हमारा कश्मीर कितना डेवलप कर सकता है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाए तो। देखें जी, जहाँ तक सियाहत और टूरिज्म की आपने बात की है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो गुज़श्ता साल गुजरे हैं, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस तरह मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे हुकूमतें रह चुकी हैं, सियाहत की तरह हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा जो तवज्जो दी। और अल्लाह का फजल है कि इस वक्त आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आज़ाद कश्मीर की सियाहत से कोई दिलचस्पी, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की को देखने में कोई दिलचस्पी थी, तो आप यहाँ पे आए हुए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुकूमतों ने इस वक्त सियाहत के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम किया है। और इस वक्त आप बाइक के ऊपर नीलम वैली के एंड तक जा सकते हैं, आप बाइक पे अल्लाह के फजल करम से झेलम वैली के एंड तक और लीपा वैली में जाके विजिट कर सकते हैं। हालांकि आए रोज भारत की तरफ से होने वाली जो गैर अलानिया जो है गोलाबारी और उनकी तरफ से जो जारियत होती है, उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको ये हमारा पूरा